अनंत विजय जी हमारे मध्य में हैं। आप दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर हैं, आपका स्वागत है। हमारे मध्य में प्रोफेसर नीलम राठी जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर नरेश शांडिल्य जी, उनका भी स्वागत है। और इस पुस्तक के संपादक श्री अनिल जोशी जी स्वयं वरिष्ठ लेखक हैं, उनका भी स्वागत है। और आप सबका हार्दिक स्वागत कि आप यहाँ आए हैं। मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ पीयूष जी से कि आदरणीय अशोक वाजपेयी जी का स्वागत करें पुस्तक संच देकर। आपका हार्दिक स्वागत है भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आग्रह करता हूं मोहित जी से कि आए और आदरणीय अनंत विजय जी का स्वागत करें। मैं मोहित जी आइए, कृपया नीलम दीदी को स्वागत करें। और पीयूष जी से आग्रह है कृपया नरेश शांडिल्य जी का स्वागत करें पुस्तक संचित देकर। और मैं अनिल जोशी जी के स्वागत के लिए भी आग्रह करता हूं, कृपया आइए मोहित जी, स्वागत कीजिए अनिल जी का। और एक बार इस पुस्तक का हम विधिवत लोकार्पण भी कर लें यहाँ पर। वैसे इसका लोकार्पण हो चुका है, पर यहाँ पुस्तक मेले में इसका दूसरी पुस्तक है, हाँ है, इन्हें हम मेलार्पण कर लेते हैं। चलिए, आपने नया शब्द दे दिया मेलार्पण, कल से इसका उपयोग करेंगे। आइए। हाँ, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसिद्ध चिंतक विचारक आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के उद्बोधनों का संकलन है यह पुस्तक तीसरी आंख। इसमें आपको भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास के ऐसे अनूठे लेख पढ़ने को मिलेंगे कि जिसे पढ़कर आपके अंदर एक नई चेतना का संचार होगा। मैं सबसे पहले इस पुस्तक पर बोलने के लिए नीलम राठी जी से आग्रह करता हूं, कृपया आए। नीलम जी, अच्छा, मैं नरेश जी भाई सबसे, नरेश जी से प्रारंभ करें। चलिए, अच्छी बैटिंग शुरू होगी हमारी। आइए। एक विनम्र आग्रह है कि क्योंकि समय की थोड़ी मर्यादा है, सबसे पे अपनी बात रखेंगे। हाँ, मुझे वैसे भी थोड़ा एक कार्यक्रम में ना बहुत थोड़ा अर्जेंटली 5 मिनट के लिए जाना है, फिर मैं आ जाऊंगा। तो माइक अपलोड करिए, माइक अपनी अभी वो माइक मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज बहुत खुशी का अवसर है कि तीसरी आंख जो प्रभात प्रकाशन से आई है किताब, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के इसमें जो व्याख्यान है उनका इसमें संकलन है। और इस किताब को संपादित किया है अनिल जोशी जी ने और राजेंद्र आर्य जी ने। इतने अच्छे गेटअप में पुस्तक आई है, तो सबसे पहले मैं प्रभात जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस पुस्तक को मैंने अद्यतन पढ़ा है और इसके जो कुछ प्रारंभिक कार्य होते हैं जैसे प्रूफ रीडिंग वगैरह, उससे भी मैं जुड़ा रहा। अनिल जी के संपादन में अनेक पुस्तकें आई हैं। वाणी प्रकाशन से धरती एक पुल और प्रवासी साहित्य पर एक पुस्तक का कल ही एक कार्यक्रम था, मैं उसमें था। तो अनिल जी का जो संपादन है वो इस तरीके से विशिष्ट है कि वो संग्रह करता नहीं है। जैसे कई बार होता है कि हम देखते हैं कि केवल संग्रह कर लिया और उसको पेश कर दिया। जो प्रेजेंटेशन है, जो देना है या जो नहीं देना है, उन दोनों का अनिल जी ने ख्याल रखा है।
और जब आप इस पुस्तक में लेखों को पढ़ेंगे तो उसमें लेख के बारे में 5-6 लाइनों में एक पैराग्राफ अलग से है, ताकि जिज्ञासा बढ़े आपकी कि उसको पढ़ा जाए। तो ये बहुत ही एक संपादन का काम जो है बड़ा कठिन है और उसको श्रम साध्य भी है। आज राजेंद्र आर्य जी शायद यहाँ उनके तबीयत पाँव में चोट है, अनिल जी बता रहे हैं, उन्होंने भी आना था। तो दोनों को मैं बधाई देता हूँ। प्रभात जी के बाद में असली बधाई तो अनिल जी और राजेंद्र, संतोष जी को है जो यहाँ पर इसमें उपस्थित हैं, और संतोष जी जो हमारी संकल्प संस्था के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और जिनकी परिकल्पना से ये किताब आई है, जिनके आशीर्वाद से ये किताब आई है। और कृष्ण गोपाल जी, मैं तो कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं ज्यादा बोल दूंगा, लेकिन ये है कि संघ में जैसे काम दे देते हैं तो सब काम में लगे रहते हैं, तो वो जो उनका जो साहित्यिक पक्ष है गोपाल जी का, उसको अनिल जी ने सामने लेके आए हैं, जो कि वो वैसे होता है कि संघ में कि अपनी जो टैलेंट है वो आप उस कार्य के पीछे छुप जाती है, लेकिन ये किताब कृष्ण गोपाल जी के पूरे व्यक्तित्व को सामने लेके आती है। इसमें 12 के करीब व्याख्यान मालाओं के लेख हैं और इसमें मैं जो सबसे 2 लेखों का उल्लेख करना चाहूँगा। भारत के अंतर्मन में राम, तो भारत के अंतर्मन में राम और सामाजिक समरसता एवं भारत की संत परंपरा, इस पर पूरा अधिकार है कृष्ण गोपाल जी को। उनकी अलग से भी एक किताब है संत परंपरा पे, और वो भी मैंने पढ़ी हुई है। तो इस नाते ये जो 2 लेख हैं, ये तो बहुत ही उल्लेखनीय लेख इसमें आए हैं, और भी सभी लेख इसमें उल्लेखनीय हैं, लेकिन ये मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि आप ये किताब पढ़ें तो सबसे पहले ये उससे उनका जो एक लेखक का या वक्ता का जो पूरा दृष्टिकोण आपके सामने आ जाता है। और इसमें मैं प्रभात जी को दोबारा बधाई देना चाहूँगा कि इसमें प्रूफ रीडिंग की मेरे को गलती बहुत कम मिली है। बहुत मतलब रेयर, क्या मतलब उल्लेखनीय नहीं है, फिर भी मेरे का वो कम मिली है। तो बहुत इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और इतनी अच्छे गेटअप में मैं समझता हूँ कि पूरे इस किताब को लाना, और इसका जिसने भी नाम रखा होगा तीसरी आंख, उसको मैं विशेष बधाई देना चाहता हूँ कि एक तीसरी आंख वो अनिल जी ने रखा है। और तीसरी आंख के इस कवर पेज पे थोड़ी सी मेरी भी सलाह ली गई थी, तो आप मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं, तो धन्यवाद। तो तीसरी आंख का मतलब ये है कि जो ज्ञान चक्षु है, जो शिव की तीसरी आंख है, तो जो भारतीय परंपरा है, जो भारत की ज्ञान परंपरा है, उसको ये किताब आगे बढ़ाती है। तो इस नाते भी ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने देखा कि जो राम मंदिर जहाँ प्रतिष्ठा हुई रामलला की, वहाँ पर भी अयोध्या में भी इस किताब का बहुत बिक्री हुई है, जैसा कि ये प्रभात जी भी इसको बाद में कहना चाहेंगे। तो इस नाते भी ये बहुत चर्चित किताब भी है और बहुत ही बिक्री ज़्यादा इसकी हो रही है, और इस मेले में भी बहुत किताब ये बिकी है। तो ये सब प्रमाणित करता है कि इस किताब में वो आकर्षक तत्व हैं जिसके कारण इस किताब का लिया जाना जरूरी है। ये एक बहुत भारतीय परंपरा को जानने के लिए और शोधकर्ताओं के लिए भी ये एक बहुत जरूरी पुस्तक के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि ये है। तो आप सबसे आग्रह है कि इस पुस्तक को जरूर खरीद कर पढ़ें। धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी भाई साहब, आपको सुनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। हमारे मध्य में प्रोफेसर नील मराठी जी हैं,
आप सक्रियता से अखिल भारतीय साहित्य परिषद से भी जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया इस पुस्तक पर अपने कुछ विचार रखें। धन्यवाद प्रभात भाई। नहीं कोई बात नहीं। मंच पर उपस्थित आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, अनंत विजय जी, प्रभात जी, अनिल जोशी जी, नरेश जी, आप सभी बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच में मुझे लगता है कि सबसे नौसिखिया मैं ही हूँ। अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हूँ, इसी दृष्टि से मैं इस पुस्तक को देखती हूँ। सबसे पहले तो जैसा नरेश जी ने कहा, बधाई प्रभात जी को कि एक अच्छा संकलन हमारे सामने आया, और अनिल जी को इसलिए भी कि जो वक्तव्य हम सभा और भाषण उनके वक्तव्य सुनते थे सभाओं में, विभिन्न कार्यक्रमों में, वो हमें एक जगह एक स्थान पर पढ़ने को मिले। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पुस्तक है इसमें उन्होंने साफ किया है, पहला जब हम इसमें उन्होंने 12 जो लेख इसमें उनके संकलित हैं, 12 वक्तव्य जो संकलित हैं, उसमें से पहला ही जो वक्तव्य है भारत की आत्मनिर्भर भारत और हमारी अवधारणा, इस विषय पर मैं अपनी बात रखूंगी। असलियत में जब तीसरी आंख की बात हम करते हैं तो अभी तक हमने तीसरी आंख को, एटलीस्ट मैंने तीसरी आंख को केवल और केवल महादेव जी के रूप में ही देखा और सुना था। लेकिन जब हम इस पुस्तक को ग्रहण करते हैं, इस पुस्तक को पढ़ते हैं, तो जो दृष्टि कृष्ण गोपाल जी इसमें तीसरी आंख को देते हैं वो है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं, और वो इतिहास को देखना, इतिहास दृष्टि को ही तीसरी आंख के रूप में व्याख्यायित करते हैं। उनका कहना है कि जो समाज, जो व्यक्ति, जो भी बौद्धिक जगत इतिहास को जितना पीछे तक देख पाएगा, उस पर विचार करेगा, विमर्श करेगा और अपनी आगे की योजना उसी के अनुरूप बनाएगा, वो उतना ही अधिक भविष्य में दूर तक जाएगा। और उनकी इस बात से मुझे लगा कि हम सबको चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि हम गलतियां वही करते हैं जब हम अपने इतिहास से के जिन पृष्ठों से अनभिज्ञ रहते हैं। इस पुस्तक में भी जो पहला अध्याय है उसमें कृष्ण गोपाल जी यही बात कहते हैं कि हमने जो अभी तक हम जानते हैं वो मुख्य रूप से जानते हैं जो 1200 से और 19वीं सदी तक का साहित्य है या आज तक का साहित्य है, और जो 1200 से पहले का साहित्य था, जो हमारा स्वर्णिम काल था, या जो हमारा अपना वैदिक काल से लेके आज तक का जो हमारा समय था, उस इतिहास को लगभग हमने विस्मृत कर दिया है और यही हमने खता किया। यही जो हमारा रहा है पक्ष जिसमें हम विस्मृति के उसमें चले गए थे, वो हमारा वास्तव में एक बेकार पक्ष था, खराब पक्ष था, या कहिए कि वो हमारे लिए चिंतनीय है कि हम अपने इतिहास को भूल गए थे और अब हमें अपनी उस तीसरी आंख के जरिए उन पक्षों को देखने की आवश्यकता है। ऐसे ही इसमें वो कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे बात करते हैं अंग्रेज काल की कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में जब अकाल पड़े, अकाल के दौरान की बात इस तीसरी आंख में कि वो पहले वक्तव्य में करते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत के अनाज को मित्र देशों के लिए भेज दिया, और जब भारत में अकाल पड़ा और इस पर चर्चा हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तब उन्होंने कहा कि भारत में रोज इतने खरगोश की तरह से बच्चे पैदा करते हैं, उनको अनाज हम नहीं भेजेंगे, और सिरे से उसको नकार देते हैं। तो अंग्रेज किस तरह से अत्याचार करते हैं, किस तरह की उनकी नीतियां थी जिन्होंने हमारी शिक्षा नीति को समाप्त किया, कि उसको भी वो बात इसमें आगे करते हैं कि किस तरह से मद्रास का जिक्र वो करते हैं कि जब अंग्रेज आए तो मद्रास के प्रत्येक गांव में विद्यालय थे और उनमें केवल शिक्षा ही नहीं, संस्कृति की, अध्यात्म की भी जो शिक्षा है वो छात्रों को मिलती थी। तो हमारे यहाँ शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है,
वह जो है वो परंपरा के अध्यात्म के रूप में भी है। तो शिक्षा को अध्यात्म और सांस्कृतिक रूप से कैसे जोड़ा जाए, इस अध्याय में उसकी बात वो करते हैं। किस तरह से हमारे उद्योग धंधे अंग्रेजों ने चौपट कर दिए, उसकी बात भी कृष्ण गोपाल जी अपने इस अध्याय में करते हैं। इसके साथ साथ वो बताते हैं कि कैसे जब विवेकानंद जी और जगदीश टाटा की मुलाकात होती है तो उसमें विवेकानंद जी टाटा से कहते हैं कि भारत में उद्योग धंधों के रूप में आपको इस्पात के कारखाने बनाने चाहिए। और उनकी बात मानकर फिर जो जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा जी से, तो जमशेदपुर में आकर वो अपने इन स्टील के और इस्पात के कारखानों की नींव रखने का प्लान करते हैं। उसकी बात भी वो करते हैं। और किस तरह से आज हमारे पास इतनी जनसंख्या के बावजूद भी हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, किस तरह से हम उद्योगों की दिशा में चल रहे हैं, साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह कितने हमारे पास 1947 में चिकित्सा शास्त्र में कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, आज हमारे पास कितने कॉलेज हैं। इस तरह से वो उन सब विज्ञान की बात, शिक्षा की बात, संस्कृति की बात, धर्म की बात करते हैं। और वो साथ साथ ये भी संदेश हमें देते हैं कि हमें वास्तव में अपने प्राकृतिक संसाधनों को जो संदेश वो देते हैं, मुझे लगता है कि वो बात हम सब के लिए अनिवार्य रूप से हमें समझनी चाहिए। तभी हम कृष्ण गोपाल जी के वक्तव्य को समझेंगे और उस सार को समझेंगे। वो कहते हैं कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को न नष्ट करना है और न ही विकृत करना है। इस संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आभार दीदी आपका। हमारे मध्य में सुप्रसिद्ध लेखक, स्तंभकार और दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर श्री अनंत विजय जी हैं। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित होकर चर्चित हो चुकी हैं। राष्ट्रीय स्वर्ण कमल पुरस्कार से आप सम्मानित हुए हैं। हाल ही में उनकी एक पुस्तक ओटीटी के ऊपर अभी पिछले सप्ताह लोकार्पित हुई और वो चर्चित हो रही है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया हमें संबोधित करें। अनंत विजय जी। धन्यवाद प्रभात जी। आदरणीय मंच, जब अनिल जोशी जी ने मुझे इस पुस्तक पर बोलने के लिए कहा तो मैं दो बातों से चौंका। एक तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के व्याख्यानों पर आधारित पुस्तक है और अशोक वाजपेयी बोलेंगे, तो मैं थोड़ा चौंका कि ये दो छोर का मिलन कैसे हो रहा है भाई। कृष्ण गोपाल की पुस्तक पर अशोक वाजपेयी कैसे बोलेंगे। तो मेरी आशंका निर्मूल हो गई 3-4 सेकंड में ही। उन्होंने कहा वो सांसद महोदय आएंगे, तो मैंने कहा कि चलो ये भ्रम दूर हो गया। और दूसरा, जब इन्होंने कहा कि कृष्ण गोपाल जी और तीसरी आंख, तो मुझे लगा कि ये तो कुछ देवकी नंदन खत्री टाइप नाम दे दिया इन्होंने, तीसरी आंख। तो डॉक्टर साहब की रुचि जासूसी व्याख्यानों में कैसे हो गई? क्योंकि जो एआई का दौर है, उस दौर में तीसरी आंख को शिव जी के त्रिनेत्र से जोड़ने पर तत्काल दृष्टि नहीं जाती है। अभी तो जो हमारे समाज में चल रहा है उसे और हमारा ध्यान जाता है। तो खैर, जब इन्होंने बड़ा, प्रभात जी का आभार प्रकट करता हूं कि यहां से गाजियाबाद इन्होंने पुस्तक भिजवाई और जितना मैं पढ़ सका उसके आधार पर मुझे लगता है कि इस पुस्तक ने बहुत सारे मसलों को जो जाले थे उसको साफ करती है। ये पुस्तक मुझे लगता है आत्मनिर्भरता को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविवचन सुधा में जो बातें लिखी थी उसका विस्तार देती है डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी की पुस्तक। अगर आप देखेंगे तो आत्मनिर्भरता को लेकर जिस प्रकार से हमारे पुरातन काल से चल रही है, और एक और चीज इसमें बहुत रोचक तरीके से हम जैसे टीवी पे बैठने वालों को या समाचार पत्र में लेख लिखने वालों को बहुधा ये सुनने को मिलता है कि यार तुम लोगों को कुछ करो तो नेहरू जी के पीछे चले जाते हो, अतीत में चले जाते हो। अतीत तो छोड़ो, भविष्य की बात करो। लेकिन डॉक्टर साहब ने इसमें एक बड़ा अच्छा तर्क हम लोगों को दिया है कि अगर निशाना सटीक लगाना हो और दूर तक लगाना हो तो प्रत्यंचा को कान के पीछे तक लेकर जाना पड़ता है, कि जब तक आप अतीत को नहीं देखेंगे तब तक आपका भविष्य
सटीक नहीं होगा। तो ये इस लिहाज से भी ये पुस्तक आपको लगेगा, जैसे इस पुस्तक में एक लेख जिसने मेरा ध्यान खास तौर पर आकर्षित किया और मुझे लगता है कि अनिल जोशी जी को भी वो लेख अच्छा लगा होगा, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर है। उस लेख में 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि, और मुझे लगता है कि वो जो लेख है और जो तारीख राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामने आने की है, वो लगभग कुछ ही दिनों का अंतराल रहा होगा। उसमें वो कहते हैं कि पिछले 4-5 वर्षों से भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा नीति में शामिल करने को लेकर मनन चिंतन हो रहा है। तो उससे ये संकेत भी मिलता है कि इस सरकार ने उस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 14 से ही प्रयास, या ज्यादा से ज्यादा 15 से प्रयास आरंभ कर दिए थे। फलीभूत भले ही 2020 में हुआ, फलीभूत कहना भी उचित नहीं है क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता उसमें तय करना है। लेकिन जो बिंदु की ओर अभी नरेश जी ने भी इशारा किया और नीलम जी ने भी इशारा किया, सारे लेख ऐसे हैं। लेकिन मुझे प्रभात जी ने बातचीत में कहा था 5 ही मिनट आपके पास है, कम बोलिएगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं 5 मिनट में टेलीविजन में काम कर चुका हूं, इसलिए रन डाउन और समय के अनुशासन का पता है। मैं अंत में बस सिर्फ प्रभात जी एक अनुरोध करूंगा, और अनिल जोशी जैसे समर्थ संपादक आपके पास थे, इन संपादित लेखों में उन सब की टिप्पणी होनी चाहिए। अगर वो होती तो ये किताब परिपूर्ण होती। अब ये कोई न कहे कि डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का चिंतन है, उस पर अनिल जोशी जी कैसे टिप्पणी कर सकते। पुस्तक में एकेडमिक्स में श्रद्धा भाव को थोड़ी देर के लिए हटाना चाहिए, और जो चीजें बहस तलब हो, जो विचार बिंदु के लिए समाज के सामने प्रस्तुत किए जाने हो, उस पर एक बहस की शुरुआत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर संपादकीय टिप्पणी भी भविष्य की इस तरह की पुस्तकों में डाली जाएगी तो उस पर एक विमर्श आरंभ होगा, और ऐसी पुस्तकों का उद्देश्य समाज के विमर्श के जाले को तो साफ करना ही होता है, उस दिशा में उस लकीर को और लंबा करना और गाढ़ा करना भी होता है। तो अगर संपादकीय टिप्पणियां भी इसमें हो तो मुझे लगता है कि वो बेहतर हो पाएगा। मैं इस पुस्तक के लिए अनिल जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज इस पुस्तक का प्रभात जी ने कहा कि लोकार्पण हो चुका है, मैंने एक शब्द कहा इनसे कि आज इसका मेलार्पण हो रहा है, तो मेलार्पण के लिए अनिल जी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद अनंत जी भाई साहब, आपने जो सुझाव दिया कि संपादित उद्बोधनों की पुस्तक में टिप्पणी देनी चाहिए, तो इस पे हम लोग विचार करेंगे कैसे उसे कर सकते हैं। हमारा बहुत सौभाग्य कि आज हमारे मध्य में आदरणीय अशोक वाजपेयी जी हैं। आपका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है, 6 बार आप विधानसभा के सदस्य रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, और अभी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। बहुत प्रारंभिक काल से ही आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। मैं बहुत सम्मान के साथ, और पंचायती राज पर उनकी 2 खंडों में पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। उत्तर प्रदेश में आप शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। मैं आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं उद्बोधन के लिए। आदरणीय प्रभात जी, श्री अनंत विजय जी, नीलम जी, नरेश सांडिल्य जी, और पुस्तक के संपादक आदरणीय अनिल जोशी जी, तीसरी आंख पुस्तक के बारे में हमारे विद्वत साहित्यकारों के बहुत ही मूल्यवान विचार हम सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं। सही अर्थों में देखा जाए कि अनिल जोशी जी ने ये तीसरी आंख पुस्तक का संपादन करके एक बहुत बड़ी साहित्य समाज के सामने उपलब्ध कराने का काम किया है। विभिन्न मंचों से हम लोग आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के विचारों को सुनते रहे हैं, लेकिन उसे पुस्तक के रूप में संकलित करना और समाज के लिए उन मूल्यवान विचारों को पहुंचाने का जो सराहनीय काम प्रभात जी ने और अनिल जी ने किया है, उसके लिए जितनी भी बधाई दी जाए वो कम। ये तीसरी आंख अपने आप में ये प्रस्फुटित करती है कि हमारी 2 आंखें जो सामने को देखती हैं
और तीसरी आंख जो अतीत को देखने का काम करती है कि बिना अतीत को समझे हम भविष्य की रूपरेखा नहीं तैयार कर सकते, और अतीत से हमें बहुत कुछ सीखने का और बहुत कुछ समझने का भी अवसर मिलता है, जिससे कि आगे की राह, आगे का मार्ग हमको निर्दिष्ट करने में आसानी होती है। सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण गोपाल जी का जो राष्ट्र प्रेम और जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है, उनके प्रत्येक लेख में वो प्रस्फुटित होती है। जिस तरह से चाहे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर कि भारतीय परिवेश के अनुरूप, भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, इस पर उन्होंने जो विस्तृत चिंतन किया है, जो इस पुस्तक में हम सबको पढ़ने को मिलेगा। हमारी संत परंपरा, जो हमारी संस्कृति और हमारी प्राचीन जो आदिकालीन जो हमारी वैदिक संस्कृत से जुड़ी हुई संत परंपरा है, उसको भी जिस तरह से परिभाषित किया है, लोगों के सामने एक नए कलेवर में रखा है, मैं समझता हूँ पाठकों के लिए वो भी एक बहुत ही उपलब्धि होगी हम सबको एक साथ ऐसे विषयों पर गंभीर जो डॉक्टर साहब का चिंतन है। यद्यपि डॉक्टर साहब विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन साहित्य के इन गंभीर विषयों पर जो उनकी विवेचना है, जो चिंतन है, वो अविस्मरणीय है कि इस तरीके के लेख, मैं समझता हूँ कि शायद डॉक्टर साहब का एक संघ के एक बड़े कार्यकर्ता के रूप में जो उनकी पहचान थी, लेकिन तीसरी आंख आने के बाद उनकी जो बौद्धिक जो और उनका जो विचार परक चिंतन है, उसके बारे में लोगों को एक बड़ी जानकारी मिलेगी। मैं इसके लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय जोशी जी का और प्रभात जी, जिन्होंने इस बड़े काम का बीड़ा उठाया और इसको संपादित करके और इसको समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। हालांकि मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब प्रचार प्रसार से बहुत दूर रहते हैं। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी को कैसे आपने तैयार किया होगा इस तीसरी आंख को प्रकाशित करने के लिए, यह भी एक दुरूह कार्य रहा होगा, क्योंकि वो सामान्यतः इन विचारों को कभी भी ऐसा उनकी इच्छा नहीं रहती है कि इसको कहीं प्रचार प्रसार का आधार बनाया जाए। लेकिन आपने बहुत सारे उन नई पीढ़ी के लिए, तमाम सारे उन साहित्य प्रेमियों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए और राष्ट्र प्रेमियों के लिए एक सुंदर साहित्य आपने उपलब्ध कराने का काम किया है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार, और आपने अपने बीच आने का, विद्वानों के बीच आने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। हार्दिक आभार आदरणीय अशोक वाजपेयी जी। हम सब लोग आदरणीय कृष्ण गोपाल जी के उद्बोधनों से प्रेरणा लेते हैं, और सचमुच बहुत कठिन काम है माने कृष्ण गोपाल जी को मनाना कि उनकी किसी सामग्री को पुस्तकाकार प्रकाशित करना, पर ये संतोष जी का एक परसुएशन रहा है और अनिल जोशी जी भी उनके पीछे पड़े रहे। मैंने भी आग्रह किया, तब जाके ये पुस्तक मूर्त रूप ले पाई है। इस पुस्तक के संपादन में अनिल जोशी जी के साथ में राजेंद्र आर्य जी का भी बहुत सहयोग रहा। दुर्भाग्य से उनके एक पैर में चोट लगी से वो यहाँ नहीं आ पाए, इसलिए मैं अनिल जोशी जी से आग्रह करता हूँ कृपया अपना कुछ वक्तव्य दें। धन्यवाद प्रभात जी। ये आदरणीय चित्रा मुदगिल जी हमारे बीच में हैं, हम तालियों के साथ उनका आशीर्वाद लेते हैं। इतनी प्रसिद्ध लेखिका हम सबको आशीर्वाद देने यहाँ पर आई हैं, शायद जिस स्टॉल्स का भ्रमण कर रही हैं। तो अभी इनके बेटे की एक पुस्तक देवताओं का मौन, मैं उस कार्यक्रम में भी गया। इस कार्यक्रम से पहले आदरणीय चित्रा जी का बहुत बहुत स्वागत, और हमें ये याद भी रहेगा कि यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए चित्रा जी उपस्थित हो गई थी। हम उनके स्वास्थ्य के लिए भी शुभकामनाएं करते हैं। मैं संक्षेप में कुछ इस पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा प्रभात जी ने कहा, पहले तो मैं प्रभात जी के जो आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक पुस्तक नहीं, 10 पुस्तकें नहीं, 100 पुस्तकें नहीं, हजारों पुस्तक हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो देश, भारतीयता, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के संबंध में है। तो इस तरह के साहित्य को, इस तरह के विचार को अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश भर के आगे रखकर इन्होंने देश की जो सेवा की है, उसके लिए दोनों भाई, इनके पिताजी अभिनंदन के पात्र हैं। ये जो पुस्तक है, ये सही सबने कहा कि ये इसमें सबसे कठिन काम आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी को तैयार करना है।
और मुझे ध्यान है कि शायद दोपहर का समय था, मैं और संतोष जी जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वो तो प्रचारक होने के कारण उनका कहना है कि मेरी तो पुस्तक जो है हमें प्रचारकों को इस मोह में नहीं पढ़ना चाहिए कि उनकी पुस्तकें जो हैं छपें। तो मैंने उनको कहा कि लेकिन ये पुस्तक अगर आती है तो देश और समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी, इस विचार को जानना बहुत आवश्यक है। और मैं ये चाहता हूं कि उनकी पुस्तकें आएं। और फिर उनसे चर्चा हुई तो एक उन्होंने कहा कि भाई जब संकल्प में जो मैंने व्याख्यान दिए थे वो व्याख्यान तो आप प्रकाशित ही कर सकते हो, वो तो पब्लिक डोमेन में है। तो बस हम समझ गए कि सैद्धांतिक तौर पर हमें स्वीकृति मिल गई है। और फिर उसके साथ लेकिन जैसे अभी बात की कि संपादन की, तो मुझे ये बात ध्यान में थी कि संकल्प में दिए गए उनके व्याख्यानों से ही कोई अच्छी पुस्तक नहीं बन सकती। उनकी अच्छी पुस्तक तब बन सकती है जबकि हम उनके अन्य स्थानों पर भी दिए गए व्याख्यानों को इसमें संपादित करके संकलित करें। स्वाभाविक रूप से वो व्याख्यान थे, बोला गया था, तो उनको एक लेख के रूप में परिवर्तित करना अपने आप में महत्वपूर्ण था। एक विशेष बात मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप उन व्याख्यानों को सुनना चाहें तो इसमें जो QR कोड है उससे आप सुन भी सकते हैं। आप उसको YouTube पर देख सकते हैं और पूरा का पूरा व्याख्यान सुन सकते हैं। तो हमारे साथी राजेंद्र आर्य जी ने उस पर बड़ी मेहनत की, तो आदरणीय संतोष जी के कहने से और प्रभात जी के और हम सब लोगों ने जो प्रयास किया तो ये पुस्तक हमारे सामने आई। जैसे सबने कहा कि ये तीसरी आंख क्यों, एक तीसरी आंख का शीर्षक कहां से आया था? आपका एक लेख है और उस लेख में से हमने कुछ उद्धृत किया। तो वो कहते हैं धर्म की ग्लानि, ये एक लेख है कि इतिहास तीसरी आंख होता है। मनुष्य की दो आंखें आगे देखती हैं, इतिहास की आंख पीछे देखती है। जो समाज जितना पीछे भूतकाल में देख सकता है वह उतना आगे भविष्य में दूर तक विचार भी कर सकता है। जो धनुर्धर होता है वह प्रत्यंचा को श्रुति यानी कान तक खींचता है, दूर संधान करने की कोशिश करता है। तो अपने इतिहास, अपनी विरासत को समझना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक की विशेषता क्या है? कुछ हमारे साथियों ने पुस्तक की विशेषता की बात की। आजकल एक बड़ा शब्द प्रचलित है और वो शब्द है नैरेटिव, कि एक नैरेटिव था जिस पर यह देश की वैचारिक स्थापनाओं का आधार था। लेकिन एक नया नैरेटिव चाहिए। बहुत सारी चीजें आज प्रश्नों के घेरे में हैं। तो जब नए नैरेटिव की बात आती है तो बहुत सारे लोग, कई लोग विचार करते हैं, कोई लोग लेख लिखते हैं, अपनी बात करते हैं। परंतु मैं समझता हूं कि अगर किसी को इस देश के बारे में एक वैकल्पिक नैरेटिव को समझना हो, जैसे आदरणीय डॉक्टर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने थर्ड वे की बात की थी कि एक लेफ्ट था, एक राइट था, लेकिन देयर इज ए थर्ड वे जो भारतीय संस्कृति की बात करता है, जो उस हिंदू संस्कृति की बात करता है। उसी तरह से अगर हमें उस वैकल्पिक नैरेटिव को समझना है तो ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसके साथ एक बिंदु है, जैसे ये कई जगह पर ये लिखते हैं, और ये शब्द इनके लिखे हुए हैं, मेरे लिखे हुए नहीं है, कि ये जो भारतीयता या हिंदुत्व है वो समावेशी होगी, वो समन्वयवादी होगी, वो तोड़ने वाली नहीं जोड़ने वाली होगी। अब ये जो बातें हैं, ऐसा लगता है कि ये मतलब शायद कोई एक पॉलिटिकल रियोटिक है कि आपने कोई बात कह दी। लेकिन अगर किसी को पढ़ना है भारत के अंतर्मन में राम, और इनके राम को पढ़ ले। राम हमने तुलसीदास के भी पढ़े हैं, वाल्मीकि के भी पढ़े हैं, परंतु डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के राम अलग है। वो टीम लीडर भी हैं, वो सबकी बात सुनते हैं, वो दलितों से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर राम को लेकर जो इनका नैरेटिव है, मुझे ध्यान है कि एक किसी को कोई मुझसे पूछ रहे थे कि उनके कार्यक्रम का विषय क्या होना चाहिए। मैंने कहा हमने तो किताब में ये एक लेख का अध्याय रखा था, एक अध्याय रखा था। उन्होंने तुरंत अपने कार्यक्रम का शीर्षक रख दिया भारत के अंतर्मन में राम। और जैसा मैंने कहा कि ये पुस्तक हमें दोबारा से सोचने पर मजबूर करती है। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर को हम कितना जानते हैं? अब देखिए, वो लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने धारा 370 का विरोध किया, और जब शेख अब्दुल्ला ने डॉक्टर अंबेडकर जी को कहा कि हमको कश्मीर के लिए कुछ अधिक अधिकार दीजिए, तो डॉक्टर साहब ने शेख अब्दुल्ला से कहा, तुम चाहते हो कि भारत कश्मीर की रक्षा करे?
कश्मीरियों को पूरे भारत में समान अधिकार मिले, पर भारत और भारतीयों को तुम कोई अधिकार नहीं देना चाहते। मैं भारत का कानून मंत्री हूं और मैं अपने देश के साथ इस तरह की धोखाधड़ी और विश्वासघात करने में शामिल नहीं हो सकता। तो डॉक्टर अंबेडकर का इस देश की यूनिटी में, एकता में, अखंडता में क्या हाथ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इनके इस लेख में आया है। इसी तरह से गुरु अर्जुन देव पर जो लेख है, और हम सब लोग जानते हैं कि दो समुदायों को जोड़ने में, विशेष रूप से हिंदू और सिख समुदाय को जोड़ने में जो आदरणीय कृष्ण गोपाल जी का योगदान है, वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस लेख के बारे में जब मैं किसी को बता रहा था तो आदरणीय संतोष जी ने मुझे बताया कि जब उन्होंने ये व्याख्यान एनडीएमसी में दिया था, उसके बाद ज्यादातर सिख समाज वहां पर था और सबने कहा कि हमको खड़े होकर आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का अभिनंदन करना। तो इतना महत्वपूर्ण लेख लगा। साथ ही आज एक बड़ी चर्चा है कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू दर्शन क्या है, तो डॉक्टर हेडगेवार पर लेख है, हिंदुत्व पर लेख है। तो आप समझ भी सकते हैं कि ये जिस नए नैरेटिव की बात की जा रही है वो क्या है। तो मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से उन्होंने हमको ये किताब प्रकाशित करने की अनुमति देकर बहुत महत्वपूर्ण काम किया, परंतु वे क्या, हम भी इससे संतुष्ट नहीं हैं और हम चाहते हैं कि इन व्याख्यानों को और ज्यादा परिष्कृत करके इसका एक नया संस्करण आए। जितनी इस तरह से मांग चल रही है, तो आदरणीय प्रभात जी भी और हम सब लोग भी इस प्रयास में हैं कि इसमें और भी इसको रिफाइन करके हम एक नया संस्करण इसका जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित कर सकें। हमारे जो विद्वान वक्ता हैं, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, आप सांसद हैं, परंतु मुझे ध्यान है कि एक कार्यक्रम में डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी आए थे, तो उस कार्यक्रम में आप आए, ये पुस्तक भी उसमें लोकार्पित हुई। तो आपने कहा कि ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है कि डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी की पुस्तक आ गई है और अब युवा लोगों को उनके विचारों को पढ़ने का मौका मिलेगा। और हमारे छोटे से आग्रह पर आप 2 दिन पहले सूचना मिली और आप आ गए हैं, तो मैं समझता हूं कि तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। अब हमारे साथी श्री अनंत विजय जी, वो स्वस्थ नहीं है और शायद हमारा प्रभात जी का प्रेम ही है जिसके कारण से वो आ गए हैं। उन्होंने 3 बार कहा था कि मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, परंतु आज के अवसर पर उन्होंने बहुत औषधि बता दी थी, उसकी तभी आप चलिए, तो आप कभी आपको खांसी की दिक्कत हो, प्रभात जी से वो औषधि भी ले लें। तो इंदिरा जी भी हमारे बीच में है और नरेश जी एक किसी कार्यक्रम में है। और सबसे विशेष बात हुई कि आदरणीय बहन, हमारे बड़ी बहन चित्रा जी हमारे बीच में है। उनको हम पुनः, जो उनके पुत्र की पुस्तक है देवताओं का मौन, और हमें पता है शैलजा जी ने भी फोन करके मुझे कनाडा से बताया था कि बहुत ही शानदार पुस्तक है, उसके लिए भी आज उसका लोकार्पण हुआ है, उसके लिए भी आपको बधाई देते हैं। आप सब लोग जो इतनी दूर दूर से आए हैं, बहुत बहुत आभार। प्रभात। सचमुच ये पुस्तक में कृष्ण गोपाल जी की अनुमति मिलनी मुश्किल रही होगी, क्योंकि मैंने 2015 में एक पुस्तक लिखी थी और रवीश या कपीश, उनका कोई एक सहायक होता था उन दिनों, कपीश, मैंने उनको फोन किया कि मैं डॉक्टर साहब को पुस्तक देना चाहता हूं और मैं टेलीविजन फलाने फलाने चैनल में काम करता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप एक ईमेल कर दीजिए कि आपके मिलने का प्रयोजन क्या है, और उसमें ईमेल के नीचे पुस्तक का सार और अपना परिचय दे दीजिएगा। समय मिलेगा तो डॉक्टर साहब उस पर देखकर उत्तर देंगे। मैंने मेल तो नहीं किया, लेकिन आज भी डॉक्टर साहब से मिलने की आकांक्षा मेरी है, पता नहीं कब पूरी होगी। अरे ठीक है, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने इस मंच को समृद्ध किया और आदरणीय कृष्ण गोपाल जी की पुस्तक पर यह विमर्श हुआ। इस प्रकार से आप सबका स्नेह हमें मिलता रहे। बहुत बहुत आभार।